So we are saying that equivalent weight of any acid or base is molecular weight divided by n. n किसी एलिमेंट में बैलेंसी थी, चाहे वो पॉजिटिव थी चाहे वो नेगेटिव थी। n किसी सॉल्ट में n फैक्टर था। अगर n1 और n2 अलग अलग थे तो ओवरऑल n था n1 इंटू n2, और अगर n1 इक्वल टू n2 था तो n ही था। वो हो गया वहां का इक्विवेलेंस। यहां का इक्विवेलेंस क्या है कि जब एसिड के साथ बेस मिक्स कर दिया तो क्या एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे? H पॉजिटिव ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव ऑफ बेस रिएक्ट करेगा। तो हमने बात कही थी कि भाई एसिड में इक्विवेलेंस का मतलब हुआ कि जितने H पॉजिटिव एसिड दे उतने ही बेस भी OH नेगेटिव दे। तो जहां दूसरी जगह इक्विवेलेंस का मतलब बैलेंसी था, एसिड बेस में इक्विवेलेंस का मतलब हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का इक्वल होना। का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है और हमें कोई ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एसिड इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ बेस, क्या वहां न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी या नहीं होगी? तो हम उससे ये पूछेंगे कि ये बताओ कि एसिड कौन है और बेस कौन है। वो कहता नहीं नहीं फिर भी तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो हम भी आंसर कुछ ऐसा देंगे ताकि वो भी कंफ्यूजन में रहे। इसलिए उसने पूछा हाँ फिर क्या सोचा? हमने कहा कहता ये क्या बात हुई? ये वही बात हुई, आप बताइए एसिड कौन है और बेस कौन है। उसने कहा एसिड HCl और बेस NaOH है। हमने कहा इसका मतलब हाँ था। अगर एसिड एक है का मतलब हमने पढ़ा कि रिएक्शन एसिड बेस की नहीं है। हमने पढ़ा कि लड़ाई राम रावण में हुई पर कुश्ती नहीं हुई। समझ में आई बात? इसलिए रिएक्शन एसिड बेस में नहीं होती, बल्कि एसिड के H पॉजिटिव और बेस के OH नेगेटिव में होती है। अगर आप HCl को NaOH से मिक्स कर रहे हो तो Cl नेगेटिव तो पहले भी सोल्यूशन में ही था, Na पॉजिटिव NaOH में पहले ही सोल्यूशन में है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले भी Na पॉजिटिव सोल्यूशन में था, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो NaCl अब भी सोल्यूशन में ही है। लड़ाई तो किसकी हो रही है? फाइट इज ऑफ H पॉजिटिव इज OH नेगेटिव। तो वो इक्विवेलेंस किस टर्म में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। का मतलब क्या हुआ कि आप यहां देखें तो यहां तर्कश में बहुत से तीर हैं, देख रहे हो? तर्कश में बहुत से तीर होने का मतलब क्या हुआ कि इस एसिड की बेसिसिटी इतनी हो सकती है, बट राम भगवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। बोलते हैं तो बहुत, बट बॉस तेरे पास क्योंकि एक ही है इसलिए एक ही छोड़ूंगा। सो हियर इक्विवेलेंस इज ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। उन दोनों में कुश्ती नहीं हुई, लड़ाई हुई। बिल्कुल वैसे ही लड़ाई एसिड और बेस की नहीं है। लड़ाई है एसिड द्वारा छोड़े गए H पॉजिटिव और बेस द्वारा छोड़े गए OH नेगेटिव की। अगर उनमें इक्विवेलेंस है तो मानेंगे कि भाई, तो हमें कहा कि 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH है। हमने कहा हाँ न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी क्योंकि HCl भी एक H पॉजिटिव देगा और बेस भी एक ही OH नेगेटिव देगा। पर उसने कहा अगर मैं ये कहूं कि एसिड H2SO4 है या एसिड H3PO4 है और बेस NaOH है, कितने आपको तर्कश में यहां तीर दिख रहे हैं? 3 में से छोड़ा तो एक ही है ना। पर अगर वो मोल हो
मोल का मतलब होता है 1 मोल H3PO4 विल गिव, उसने 3 तीर छोड़ दिए, और 1 मोल NaOH विल गिव ओनली 1 OH नेगेटिव। अगर एक साइड से 1 तीर आता है और दूसरी साइड से 3 H पॉजिटिव आते हैं, रावण ने कहा नहीं नहीं दिस इज चीटिंग, ऐसे तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, इसलिए आपको एट ए टाइम एक ही H पॉजिटिव छोड़ना है। का मतलब हुआ अगर 1 मोल एसिड है और 1 मोल बेस है तो यह जानना जरूरी है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। अगर एसिड HCl है, बेस NaOH है, न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट। पर अगर बेस तो NaOH है पर एसिड कोई H2SO4 H3PO4 है जो एक से ज्यादा H पॉजिटिव दे सकते हैं, तो हमने कह दिया ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। फिर अगली बात आई कि उसने कहा कि एक इक्विवेलेंट एसिड है और एक इक्विवेलेंट बेस है। अब बोलो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी? क्या आप इतने अनाड़ी हैं कि अब ये पूछोगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है? जब उसने ये कह दिया कि एक इक्विवेलेंट एसिड है मतलब एसिड एक H पॉजिटिव छोड़ रहा है, और एक इक्विवेलेंट बेस है मतलब बेस एक OH नेगेटिव छोड़ रहा है, तो हमने कहा अब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी। का मतलब हुआ अगर वो इक्विवेलेंट में बोलता है तो हम ये नहीं पूछते कि एसिड कौन है और बेस कौन है, पर जब वो मोल की टर्म में पूछता है तो हम जरूर बताते हैं, पूछते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है। इसलिए कहा जाता है कि रिएक्शन कभी मोल में नहीं होती। अगर रिएक्शन मोल में हुई होती तो 1 मोल NaOH ने 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर दिया होता। अगर हम ये कहते हैं कि रिएक्शन एसिड बेस की है तो भाई 1 मोल NaOH ने 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर दिया होता, क्योंकि मोल तो बराबर हैं। पर हम कह रहे हैं रिएक्शन एसिड बेस की नहीं होती है, बल्कि रिएक्शन एसिड द्वारा छोड़े गए H पॉजिटिव और बेस द्वारा छोड़े गए OH नेगेटिव में होती है। इसलिए वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की टर्म में बराबर होने चाहिए, ना कि वो मोल की टर्म में बराबर होने चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जब 2 A और B मिलकर C बनाएं, कभी भी मोल शुड नॉट बी टेकन, द one which should be preferred is equivalent. So the reaction always occurs in terms of equivalent, that never occurs in terms of mole. सुन लिया? इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे हाइड्रोजन और H पॉजिटिव कोई एसिड सिंगल स्टेप में नहीं दे देता। बिल्कुल वैसे ही सारे के सारे OH नेगेटिव कोई बेस सिंगल स्टेप में नहीं दे देता। इसलिए N किसी एसिड के लिए मैक्सिमम है कि उस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, पर हर स्टेप में किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ सकता है। स्टेप में बोल रहा हूं। अगर मैं इस N को यहां ये कहूं कि दिस इज N इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो सबसे बढ़िया होगा कि एसिड के, क्योंकि यहां इक्विवेलेंस किस टर्म में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का इक्विवेलेंस। अब OH नेगेटिव क्या करता है, एसिड के H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है। इसलिए मैंने उस N को बड़े स्मार्टली कह दिया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो एसिड ने अपना सिर्फ एक H पॉजिटिव दिया है, इसलिए यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज 1। इट मींस इन दिस इक्वेशन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 98 डिवाइडेड बाय 1। समझ में आ गई बात? इसका मतलब यहां से हमें कोई बोला कि यहां से यहां गया, ये बताओ कि इसका N फैक्टर कितना है, इसमें कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, 1 हुआ। सो आई एम राइटिंग दिस इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज 1। जब मैं इसको पूरा इक्वेशन लिखता हूं तो NaHSO4
बना था गायब हो गया, मतलब जैसे कि बना ही नहीं। ऐसे आयन को हम कैसे कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर समझते हो ना? दर्शक। वो सिर्फ देखते, ना वो बैटिंग करते ना वो बॉलिंग करते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना बैटिंग में है, ना बॉलिंग में है, ना फील्डिंग में है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ओवरऑल रिएक्शन में कहीं दिखे ही नहीं। सो n फैक्टर फॉर H2SO4 मैक्सिमम इज 2 बट मिनिमम कैन बी 1 डिपेंडिंग अपॉन, ऐसा तो नहीं कहीं कि आपने लिमिटेड बेस डाला हो, लिमिटेड बेस में थोड़ी सारे का सारा एसिड निकल जाएगा। सो आई शुड से H2SO4 is a diprotic acid. It is from this equation it seems like H2SO4 is a dibasic acid. इसलिए NaOH को हम स्टैंडर्ड ले रहे थे कि NaOH ये बता देगा कि मेरे जितने मोल है ना, उसके पास उतने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स रहे होंगे। इसलिए अगर H2SO4 दो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स 2 है। इसका मतलब हुआ फॉस्फोरिक एसिड में भी रिप्लेसेबल तो 3 है, बट इस स्टेप में एक ही है। Am I right? So this is sodium dihydrogen phosphate. सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। वो कहेगा that phosphoric acid reacted with NaOH and converted into sodium dihydrogen phosphate. What is the equivalent weight of phosphoric acid? आप बोलोगे 98/1। 98 is its molecular weight। और n फैक्टर कितना हुआ? एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना। हम धीरे धीरे एसिड की नेमिंग की तरफ आ रहे हैं, आप जरा ध्यान रखें। वो कहता है कि फॉस्फोरिक एसिड NaOH के साथ मिलकर डाइसोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाया। डाइसोडियम से ही पता लग गया कि ये एसिड डाइबेसिक एसिड है, और पता लग गया कि इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 H थे, अब एक ही रह गया। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑल्सो रिप्रेजेंट द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। इट मींस डाइसोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट में उसका इक्विवेलेंट वेट 49 हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स 2 हैं। इट मींस इट इज 90। इस इक्वेशन में 1 है ना, पर यहां से यहां पूछा जा रहा है। इट इज 98/2। अभी भी उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था। तो जब हमने देखा ओवरऑल तो फॉस्फोरिक एसिड वाज अ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक, अगर मैं इधर को इशारा कर रहा हूं, अगर मैं यहां से इधर को इशारा कर रहा हूं, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। So in phosphoric acid they present 3 replaceable hydrogens. It means this equation give indication that phosphoric acid equivalent weight is molecular weight by 3. Are you getting? We having here, what is this? Carbonic acid. आपको बता दिया जाए कि किसी भी एसिड का Why any acid give H positive? क्यों कहते हैं कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव दे? क्या अगर कोई H पॉजिटिव ना दे तो एसिड नहीं होता? होता है ना? कोई ऐसा एग्जाम्पल? आप रोज वो नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें आप एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड पीते हो। सुना? आपके गले में एक लगता है, उसका टेस्ट लगता है आपको, जिस वजह से आप उसको पीते रहते हैं। वरना तो क्या है, वो चीनी और पानी का घोल ही तो है।
जिस वजह से उसका टेस्ट है दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो कोई भी ऐसा जो वाटर में एसिड बनाए वो एसिडिक है। SO3 को पानी में डाला, उसने क्या बना दिया भयंकर, कौन? H2SO4। सुन लिया। पर बात यह है कि कोई H पॉजिटिव देने वाला एसिड क्यों होता? कोई एसिड देता ही क्यों H पॉजिटिव? इस दुनिया में कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, स्ट्रगल हर जगह है। इसलिए वो हाइड्रोजन जब किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन है? फ्लोरीन के तो आप इमेजिन करो, शक्ल भी ऐसी है भिखारियों जैसी, हाथ किए वहां के दे दो ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर अमंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब जब किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, हु इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज शी। हाँ वही स्टैंडर्ड हाइड्रो, बॉयज थोड़े भावुक हो गए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब हाइड्रोजन से कुछ कोई इलेक्ट्रॉन मिल भी सकता है और हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन घर में उस मम्मी पापा की तरह है जो दोनों में से कोई ऐसा होता है पूरा इंटरव्यू ले लेता है। पापा 100 रुपये चाहिए थे, अच्छा वो पिछले जो दिए थे उसका हिसाब किताब क्या है, कहाँ गए? मन करता है कि आज के बाद कभी नहीं मांगूंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा मन आपका रोज करे। आप बेशक बोलो कुछ ना, रियलाइज तो करना चाहिए आपको कि है तो है। आप बेशक जो मर्जी नाम दो, ठीक बोला, मैंने नहीं बोला कि आप भीख ही है, और आपको ऐसा ही सोचना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई, अब भी नहीं हुई, तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ इस तरह का जो इंटरव्यू ले उससे पैसे मांगना, एक बार मांग लिए, दूसरी बार, तीसरी बार थोड़ा अजीब सा लगने लगता है कि नहीं मांगे, आज ऐसे चले जाएंगे बस में, बिना किराए के चले जाएंगे, पर मांगेंगे नहीं, क्योंकि कौन इंटरव्यू के आंसर देते रहे। सेम इज सिचुएशन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई मांगने आता है, वो उसका इंटरव्यू ले लेती है, उसको लगता है कहीं मेरे को ही तो नहीं मिलेंगे इससे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि अगर किसी को जरूरत है तो भाई उसको दे दो, अगर मिल रहे हैं किसी से तो ले लो। इसलिए जब भी वो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको बार बार टॉर्चर करती रहती है, देना देना, पर और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। आप बोलो कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन उसको बोलेगी दे दे और हाइड्रोजन दे देगी? बिल्कुल नहीं। पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, अब यहां देखो, वाटर में भी तो ऑक्सीजन के साथ H था, पर वो तो इतना जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि इस O के साथ ही जो H है इसके साथ C भी है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पूरा प्रेशर रहता है कि दे हाइड्रोजन, और इसलिए आपको ऑक्जेलेट आयन बनता है, इसलिए उसका N फैक्टर हम 2 लेते हैं। वाटर के N फैक्टर को, वाटर के हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। वाटर का एसिड है, बेस है, तो वाटर के H पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है, इसलिए उस एसिड के वो हाइड्रोजन जो किसी, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, अभी तो हमने शुरू किया है। अब आप सामने ध्यान दें, दिस इज व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वो क्लीव कर जाएंगे, इसलिए उसकी बेसिसिटी मैक्सिमम 2 हो सकती है। बाकी स्टेप वाइज तो मैंने कहा कि कितने रिप्लेस हो रहे हैं वो आपने देखने हैं।
फॉस्फोरिक एसिड है, आपके पास 3 हाइड्रोजन है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। आपको ऐसे ऐसे बोरिक एसिड, जिसका नाम ही बोरिक, जो बोर होने से बचा है, क्या तो कैरम बोर्ड पे जो आप वो पाउडर यूज करते हो, डायरेक्ट इज बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्राइगर रोल करता है। अब ओमी के पास बोरिक एसिड नहीं था, बोले आज टाल्कम ही डालते हैं। बस जिसने टाल्कम यूज कर दिया ना एक बार कैरम में, उसका कैरम बोर्ड कुछ दिनों के बाद सांसें उसकी खत्म है। रीजन दैट टाल्कम इज नॉट ग्रैन्यूल्स, दे विल फिल द पोर्स, और कुछ दिनों के बाद उसको भेजेंगे कहीं, हो जाएगा कहीं, दैट विल लीव द फ्रिक्शन फ्रॉम द सरफेस। यही बोरिक एसिड है। क्या आपकी आंखों में कुछ एलर्जी हुई और डॉक्टर ने आई ड्रॉप दे दी, आप देखो उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑर्थोबोरिक एसिड ड्रॉप्स। मतलब इतना वीक एसिड है कि आप इतनी सेंसिटिव आंखों में डाल रहे हो। कभी सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल के देखो, परमानेंट ठीक हो जाएंगी, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है। तो इस बोरिक एसिड के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो कितने देगा? बोरिक एसिड एसिड इसलिए नहीं है कि उसके पास हाइड्रोजन है, बल्कि वो एसिड इसलिए है कि वो सब ऑक्टेट स्पीशीज है। वो लुईस एसिड है, वो आर्हीनियस एसिड नहीं है। वो लुईस एसिड है, इसलिए तो इतना वीक है। इतना वीक है कि आपने आंखों में डाल दिया। और अगर आप बोरिक एसिड को जब आदमी आंखों में डालता है तो पता वहां क्या बनता है? ये देखो, वहां क्या बनता है? H पॉजिटिव निकल जाते हैं। किसके? का मतलब वाटर बोरिक एसिड को बोल रहा है, अबे तेरे से स्ट्रांग तो मैं हूं, तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए तू हुआ बेस, मैं हुआ। सुनाई होगी मैंने कहानी तुम्हारे को कि एक बार क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मॉल रोड पे घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अक्सर देखा यूं गया है कि जो इंसान कमजोर होता है ज्यादा बकवास वही करता है। सुना? तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिपोर्टिंग रूम से स्कैंडल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। यहां से NaOH आ रहा है। जैसे NaOH ने दोनों धुरंधर साथ देखे, आज तो बचता नहीं, साइड से एकदम दौड़ भाग निकल गया। सल्फ्यूरिक एसिड ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कमजोर कौन है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बोलने लगा, देखो हमारे से कैसे डरता है। सल्फ्यूरिक एसिड ने उसकी तरफ देखा, बकवास बंद। मैं चाहूं तेरा हाल भी वैसा ही कर सकता हूं। क्या मीन्स? नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड इज अ बेस। किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। सो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, हाँ सर आप हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, नहीं बोलना भी नहीं है दोबारा। का मतलब नाइट्रिक एसिड, आपने उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रेशन पढ़ी? द इलेक्ट्रोफाइल वाज NO2 पॉजिटिव। वो NO2 पॉजिटिव कैसे बना? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और नाइट्रिक एसिड बेस है। इसका मतलब किसी को एसिड बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट एसिड हो गया, उसका सीनियर भी वहां बैठा हुआ। समझ में आई बात? बिल्कुल वैसे जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन कालीवाड़ी मंदिर के बाहर बैठे हो तो आप
फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन को नहीं दे सकते, ऐसे कैसे करोगे? जैसे ही तुम कदम अंदर रखोगे फ्लोरीन वही है दे दे कुछ ना। समझ में आई बात? हर जगह कंपटीशन है, तो शाम को फ्लोरीन के लिए सबका हिस्सा जाता है, क्योंकि डॉन तो वही है। द सेम इज हियर। आपने वाटर में बोरिक एसिड डाला तो वाटर ने कहा भाई तेरे को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ले ले मेरा OH नेगेटिव, और वो एज H पॉजिटिव। सो दिस H पॉजिटिव इज ऑफ वाटर, दिस नॉट ऑफ बोरिक एसिड। का मतलब हुआ कि जब हम रोज अपनी आंखें पानी से भिगोते हैं, तो अगर आज बोरिक एसिड डाल भी दिया, वो तो पानी से भी वीक एसिड है, तो क्या कर लेगा वो? समझ में आई बात? उसका एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। इसलिए हमने ये कहा आज के बाद आपने ये ध्यान देना है कि बोरिक एसिड का N1 इसलिए है कि वो एक OH नेगेटिव लेता है, ना कि कोई H पॉजिटिव देता है। समझ में आ गई बात? सो बोरिक एसिड इज वीकर एसिड देन वाटर। अगर आप यहां देखो तो यहां हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, वो कार्बन थोड़ी उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इस हाइड्रोजन को देखेंगे हम, दिस इज मोनो बेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड। दिस एसिटिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, सो बोथ कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन। लिखिए फॉस्फोरिक एसिड, phosphoric acid. Phosphoric acid is also called orthophosphoric acid. Phosphoric acid is also called orthophosphoric acid. ठीक हो गया? अगर एक किसी से भी आप एसिड से एक O निकाल दो, you will get H3PO3 called phosphorus acid. Called phosphorus acid. और ये जो phosphorus acid है, किसी भी फॉस्फोरिक एसिड के लिए दो चीजें कॉमन है। एक के उसमें एक P डबल बॉन्ड O हो और दूसरा के उसमें एक POH बॉन्ड हो, ये कंपलसरी है। जब आपने फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हमने देखा phosphorus at the maximum can form how many bonds? 5 bonds because of its vacant d orbitals. इसका मतलब हुआ H तो यहां 3 है, ध्यान से सुनिएगा, पर रिप्लेसेबल सिर्फ बताया ना मैंने कि वही हाइड्रोजन जो किसी भिखारी के साथ बॉन्डेड है वही जा सकता है। हमने यहां लिखा दिस फॉस्फोरस एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड। ठीक हो गया? सो फॉस्फोरस एसिड का एन फैक्टर कितना है बेटा? आइए जी, अगर ये O निकाला तो ऐसा हुआ, अगर O डाला तो कैसा होगा? एक O ऐड कर देना है। अब आप बताओ फॉस्फोरस के बॉन्ड कितने होते हैं? 5 तो हैं। मैं तैयारियां कर रहा हूं रिडॉक्स की, वहां कुछ ऊटपटांग स्ट्रक्चर्स होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी, और अगर आपको ये पता नहीं है तो वहां बहुत मुश्किल आएगी। अभी थोड़ा सा ट्रेलर थोड़ी देर में मिल जाएगा।
इसका मतलब हुआ आपने O तो डाल दिया पर फास्फोरस ने हाथ खड़े कर दिए, देखो भाई मैं अब बॉन्ड नहीं बना सकता। सुना? इसलिए जहां बना हुआ है आप उसी में ही गुजारा करो। इसलिए एक O इधर चिपक गया या कहीं भी वहां चिपक गया जहां कौन था? OH था। Am I right? और जब O के साथ O का बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज क्यों किया जाता है बताएंगे आप? पर ऑक्साइड लिंकेज इसलिए किया जाता है कि कम चपातियों के बावजूद भी पेट भर दिया जाए। अगर आप यहां देखें इसका फॉर्मूला देखो, आपको अभी समझ आ जाएगा कि क्या मतलब हुआ। H3PO5 आया। H3PO5 कुछ अजीब सा लग रहा है आपको? हाँ लगना तो है ही अजीब सा। इसमें अजीब क्या है इस कि 5 O P के पीछे पड़ गए। सुना? एक O को कितना चाहिए? 2। 5 O P के पीछे पड़ गए। हेलो 10 इलेक्ट्रॉन निकालो। फास्फोरस ने भाई इतना जुर्म क्यों कर रहे हो? जिसकी जेब में 5 रुपए हो वो 10 कैसे देगा? अब जितने हैं वो दे दो। कितने दिए? 5। बोला बाकी हम 3H से ले लेंगे। कितने हुए? 8। चाहिए कितने थे? अब एक O ने दूसरी O का हाथ पकड़ा। जब O ने O का हाथ पकड़ा तो दोनों के पास 7 हो गए। जहां 2 O को 4 की जरूरत थी, 2 O ने 2 में ही काम गुजारा कर दिया। सुन लिया? और जहां भी वो कहीं परऑक्साइड लिंकेज होता है वो एक भाई भाई के बीच का बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड। बोला भाई ये ना तेरे ना मेरे, ये हम दोनों के हैं। ये पुराने भाइयों की, लेटेस्ट भाइयों की बात बताएंगे हम आगे आपको। का मतलब हुआ ये कैसा बॉन्ड होता है? नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये परऑक्साइड बॉन्ड तब यूज करना है अगर जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पा रही हो। बात समझ में आई? अभी एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी परऑक्साइड बॉन्ड यू नीड इन केस ऑफ परजिनिक एसिड। या ऐसा पूछा गया था कि H4XeO6 है, बताओ कि इसमें आपको कितने परऑक्साइड बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी? बताओ। मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी। 6 O ने जीनोन से क्या मांगा? अब 12 इलेक्ट्रॉन निकाल। सुना? 12 इलेक्ट्रॉन निकाल। जीनोन ने कहा अरे बख्श दो, मैं नोबल गैस हूं, मेरे पास तो 8 ही है। अब जो है वही दे दे। 4 उन्होंने किससे लिए? तो पेट तो भर गया। क्या जरूरत है परऑक्साइड बॉन्ड बनाने की? इस तरह से चेक करना है। आपको बोला गया क्या बताएं, हां या ना में जवाब दें। क्या क्या H2SO5 जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड, पेज में दिया हुआ है। कहता क्या उसमें परऑक्साइड बॉन्ड की जरूरत है? होता है नहीं, बनाना पड़ेगा, नहीं तो पेट खाली रह जाएगा। हमने क्या किया कि O ने सल्फर से 10 इलेक्ट्रॉन मांगे,
हाइड्रोजन आ गया ही, कहते जी 2 तो मेरे से ले लो। तो तब भी उसने सल्फर को बोला तू 8 निकाल। सल्फर ने कहा भाई 6 है मेरे पास, 8 कहां से निकालूं। बोला वही दे दे, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। समझ में आ गई कि पर ऑक्साइड बॉन्ड कब बनते हैं। आइए आगे, आपने एक O निकाला तो एंड में क्या आ जाएगा, अस। सुना, आप यहां थे, ये कौन था, इक। इक में एक O डाला तो बन गया पर ऑक्सी। पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, बोले पर ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक हो गया बेटा। O एक निकाल दिया, एक O डाल दिया। अब आप ऐसा करो, उसी के 1 मोल में से वाटर निकालो। उसी के 1 मोल में से वाटर निकालो। ठीक है, कितने मोल में से, 1 में से। 1 में से जब आपने वाटर निकाला H2O, तो आपके पास बन गया HPO3। जब आप 1 मोल से 1 वाटर निकालोगे, द प्रीफिक्स यूज विल बी मेटा। एम आई राइट? सो दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलो जी, अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। अभी आपको कुछ बोला मैंने, एक बात कंपलसरी है, कौन सी, कि वहां एक OH और एक डबल बॉन्ड O तो होना ही चाहिए। का मतलब P 3 बॉन्ड तो बनाता है ना, तभी बोल रहा हूं। इसका मतलब हुआ आप एक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो बना लो, बना लिया जी। अभी भी P के पास क्या है जी, सुन लिया, और O ने कहा प्लीज दे देना। P ने कहा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लीज दे देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आश्वासन, दे देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। इसका मतलब हुआ मेटाफॉस्फोरिक एसिड का N 1 है। सुन लिया? इसलिए कि आपको पेज दिया है, थोड़ा सा बताना यहां जरूरी है। इस ही फास्फोरस हमेशा क्या चाहता है कि वो अपने बेकेंड D को यूज करे। फास्फोरस हमेशा चाहता है कि वो 5 बॉन्ड बनाए, और अभी कितने बने उसके, 3। ये चौथा तो कोऑर्डिनेट है। एंड दिस इज द रीजन दैट HPO3 always exist as polymer. सुना? अब ये आपको याद दिलाता हूं, तो अगर N की वैल्यू 3 हुई तो ये क्या बन जाएगा, H3P3O9। O9।
ये रोज बारिश आ जाती है कि बाहर भी खड़े होंगे तो मतलब यूटिलाइज करो। ये कितने ओ हो गए? 6। तो पी ने ये पंगा क्यों लिया? बोले मेरे 5 पूरे हो जाएंगे। बोला तो सही कि ये इसीलिए पॉलीमर है कि भाई फास्फोरस चाहता है मेरे 5 पूरे हों। एंड दिस इज साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइमर। यही है जो आपको पेज में लिखा है, नाम है कैलगोन, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। वहां लिखा है NaPO3 6, नहीं लिखा है? यहां ध्यान दो, अभी बताता हूं वो कैसे बना। अब ये कैसा पॉलीमर है? साइक्लिक। ये है साइक्लिक। आप इसको कहीं से तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो। आपने इसको यहां से तोड़ दिया। जब आपने इसको यहां से तोड़ दिया बेटा, तो क्या बन गया? इस ऐसे P डबल बॉन्ड OH, फिर O, ठीक है, फिर P, फिर डबल बॉन्ड OH, फिर O। समझ रहे हो? फिर P, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH, बोलो ना, फिर वही रिपीट। समझ रहे हो? क्लियर हो गया या नहीं? दिस इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ठीक हो गया? ये यहां मिलेगा जाके और फिर ये चेन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? इसमें जब आप, अब ये कैसा एसिड है? मोनो बेसिक एसिड। अगर आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, हीटिंग की, तो ये क्या बना देगा? NaPO3 प्लस वाटर। और यही वो NaPO3 है जो जैसे ये पॉलीमर बनाया ना, ऐसे ही ये किस फॉर्म में रहता है? NaPO3 सुना? आप पेज पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। और इसका मतलब हुआ कि वो क्या है? वो है Na2 Na4PO3 and this is used to remove the hardness of water, hence is called calgon, calcium gone। ये इसका जो सोडियम अंदर है, ये उस कैल्शियम को लेके भाग जाता है और उस वाटर को कैल्शियम की इम्प्यूरिटी से फ्री कर देता है। इसलिए हम उस प्रोसेस को कैलगॉन प्रोसेस या सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सो दिस इज गिवन इन योर पेज, Na3PO3 Na6PO3 अब हमने 1 मोल की बात कर ली। अब इस फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल लो। कितने मोल? 2 मोल ले लो। बहुत बारिश हो रही है, वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया होगा कि अभी 2 मोल की बात हो रही है।
2 मोल फॉस्फोरिक एसिड के ले लीजिए, ले लिया जी। ले लिए। और उन 2 मोल्स में से 1 मोल वाटर निकाल दो। जब आपने 1 से 1 निकाला था तो क्या नाम दिया था? मेटाफॉस्फोरिक एसिड दिया था नाम। निकाल दो जी 1 वाटर, और आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है बेटा जी। और इसके लिए बेसिसिटी कितनी हुई बताओ? इस टाइम हम +2 का पी ब्लॉक कर रहे हैं। एक टेबल बनाया हुआ रट्टा मारने के लिए, रट्टे नहीं मारने, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने कहा कि इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम 4 है। और जब 2 मोल में से 1 वाटर निकालो तो प्रीफिक्स यूज्ड इज नॉट पारो, इट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा पायरो तब तो ठीक है। नहीं मेरे को सुनाई दिया पारो। ये बॉयज भी हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, मतलब तो केमिस्ट्री अगर सारा दिन भी पढ़ते रहो बोरियत नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में आप एक O डाल दो। क्या डाल दो? O। जब आप एक O डाल दोगे तो वो O कहीं भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट बीच के। सुन लिया? और आ गया पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। and N is still 4. क्लियर हो गया? अब आप उस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक O निकाल दें। अब एक O डाला था ना, अब आप इसमें से एक O निकाल दें। निकाल दें। फास्फोरस क्या चाहता है कि मेरे 5 बॉन्ड बरकरार रहें, इसलिए कौन सा O निकालोगे? बीच वाला O। देखिए पेपर में क्या आएगा? He will ask means I will ask, in pyrophosphoric acid how many PP bonds are there? No PP bond. I'll ask in peroxy monophosphoric acid basicity कितनी? आपने इसमें से O निकाला। जब O निकाला तो आपके पास आया ये yes or no, and its basicity is 4, N is 4, and this is called hypophosphoric acid. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया? पर आप थोड़ा यहां भी ध्यान रखें कि अगर आप एक फॉस्फोरिक एसिड में से एक O निकाला तो कौन बना? फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? क्या फॉर्मूला है? H3PO3। उसमें से एक और O निकालो। व्हाट इज दैट? फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड को, H3PO3 को। H3PO2 को क्या बोलोगे? सब कुछ आपके पेज में दिया हुआ है। एक O घटाया तो फॉस्फोरस बना,
दूसरा O घटाया तो हाइपो फॉस्फोरस बना या फॉस्फिनिक बना। सुना? अब आप जैसे फॉस्फोरिक एसिड में हमने किया सेम हम, और केमिस्ट्री जैसा ओबीडियंट सब्जेक्ट कोई नहीं है कि जो आपको बचा सकता हो। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो उसका एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है, वो हो गया H2SO4। उसमें से आपने एक O घटा दिया तो हमने कहा था कि एक O का निकलना इज अस, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद आप कह रहे हो कि इसमें डाल दो एक O, डाल दो। जब आप इसमें O डालोगे, सल्फर के पास कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 6 ही बॉन्ड बना सकता है, पर आपने कहा कि उसमें एक O डाल दो, का मतलब हुआ एक O डालने से वहां बन जाएगा पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्साइड बॉन्ड हो गया, पर उसका जो एन फैक्टर है वो अभी भी 2 ही रहा। यस और नो? और हमने कहा कि ये जो है ये परऑक्साइड लिंकेज है, जो O और O के बीच का बॉन्ड है। हमने कहा कि इसका फॉर्मूला हुआ H2SO5 and H2SO5 is Caro's acid whose chemical name is peroxomonosulfuric acid or is called Caro's acid. Caro's acid. पर ऑक्सो बोल सकते हो, पर ऑक्सी बोल सकते हो, परऑक्साइड बॉन्ड है ना। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो परऑक्साइड बॉन्ड। अब आप क्या करो, इसमें से एक वाटर निकाल दो, इसमें से एक वाटर निकाल दो। जब आपने इसमें से एक वाटर निकाल दिया तो क्या बोलें उसको? मेटासल्फ्यूरिक एसिड। एक बार क्वेश्चन आया SO3 इज डिहाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 कौन है? एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर में जाके H2SO4 बनाता है। बिल्कुल वैसे ही आप अगर H2SO3 में से वाटर निकालोगे तो आपके पास बन जाएगा SO2। यस नो? जितना किसी के साथ ऑक्सीजन होता है उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको समझ लो। इसका मतलब SO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक ऑक्साइड देन SO2। आपको पूछा कि SO3 क्यों एसिडिक ऑक्साइड है, आप बोलोगे क्योंकि जब उसको वाटर में डालेंगे तो वो H2SO4 बनाएगा। समझ में आ गई बात? SO2 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा सल्फ्यूरिक में है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है? वो की आपको ग्रुप में भेज दी थी। ठीक हो गया जितना? अब आ जाइए, टेक 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के आपने लिए तो उसमें से आप एक वाटर निकाल दें, एक निकाल दें वाटर।
ठीक हो गया जी। जब आपने उसमें से एक वाटर निकाला तो आपके पास बन गया डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड whose famous name is oleum, H2S2O7. This is disulfuric acid. Disulfuric acid is कैसा बेसिक एसिड, डाई basic acid having one SOS bond and is commonly called oleum, H2S2O7। ठीक हो गया बेटा। अब क्या किया था, एक में O डाला था और एक से O निकाला था, तो इसमें एक O डाल दो। जब हमने इसमें एक O डाला, सल्फर के साथ, सल्फर के पास 6 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उसने कहा कि भाई इसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे। और बन गया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दिस peroxo disulfuric acid is H2S2O8, so called Marshall's acid, so called Marshall's acid. Is called Marshall's acid. अब क्या करो कि इसमें से एक O निकाल दो। जब आपने इसमें से एक O घटाया तो O बीच वाला गया, जिससे आपके पास बन गया HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, जिसको मैं कहूं, अगर मैं उसको कहूं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको कहूं हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, या कौन सा बॉन्ड है, SS बॉन्ड, सो इट्स कॉमन नेम इज डाइथायोनिक एसिड। इट्स कॉमन नेम इज डाइथायोनिक एसिड। ठीक हो गया जी। बट हमने क्या देखा कि इसके जितने भी डाइमर्स हैं सबका N फैक्टर 2 ही है, N is 2 over here।